नमस्कार। आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। तहलका हरियाणा के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर बात करेंगे। वो ज्वलंत मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार इसको बहुत जोर शोर से उछाल रही है कि इस मुद्दे पर, इस प्रणाली में बहुत अच्छाइयां है, बहुत खूबियां छिपी हुई है और इससे देश की एक दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगी। और वही विपक्ष कह रही है कि उतनी भारी जितनी पर पेश किया जा रहा है उतनी अच्छाइयां है नहीं। तो विपक्ष अलग अलग तरीकों से पेश कर रहा है, उसकी बुराइयां भी पेश कर रही है। तो दोनों चीजें सामने आ रही है, विपक्ष के द्वारा जो बात कही जा रही है और सरकार के द्वारा भी जो बात कही जा रही है, दोनों ही सामने आ रही है। तो हर मुद्दे में मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हर मुद्दे में, हर प्रणाली में, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। तो इस सिस्टम में भी कुछ अच्छाइयां रही होंगी, कुछ बुराइयां रहेंगी। और जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा प्रणाली है, जो चुनाव प्रणाली है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां रही होगी, कुछ ना कुछ बुराइयां ही रही होगी। पर हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमेशा चलता रहना चाहिए। जो कुछ अच्छाई आती है उसको अपना लेना चाहिए। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तहलका हरियाणा के स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं प्रदीप निराला जी, जो पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप निराला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत स्वागत। धन्यवाद यशपाल जी। आज जो बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। जी। वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरह से सरकार पेश कर रही है, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि एक बहुत अच्छी प्रणाली है, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए, संसद के यानी कि लोकसभा के और राज्य के विधानसभाओं के, और यहां तक कि उन्होंने तो कहा निकाय के चुनाव भी होने चाहिए। तो सारे चुनाव एक साथ खत्म हो जाएंगे, सारा काम एक साथ खत्म हो जाएगा। फिर जो है सरकारों को काम करने के लिए 5 साल का मौका मिल जाएगा। तो ये 5 साल का जो मौका मिलेगा काम करने के लिए, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए, क्योंकि 5 साल अब सभी के पास है। निकायों के पास 5 साल है, विधानसभाओं के पास 5 साल है, यहां तक लोकसभाओं के पास 5 साल है, लोकसभा के पास 5 साल है। तो फिर उनको तो जनता से कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहेगा 5 साल तक। उन्होंने सिर्फ जो है नियम बनाने, कानून बनाने, चाहे वो जनता के खिलाफ जा रहे हो चाहे जनता के पक्ष में जा रहे हो, क्योंकि जनता के बीच जाने का तो मतलब ये होता है कि 5 साल तक आप अनटच हो गए। तो सबसे पहले तो यशपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस एक देश के बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपस में मुझे आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात मोदी सरकार जैसे 2014 में आई थी, उसके तुरंत कुछ समय के बाद में ही ये हमारी सुनने में आया था कि भाई मोदी सरकार इसको करने वाली है। तो 2014 के बाद में आज 2024 है, करीब 10 साल का समय गुजर चुका है। बेशक ये मुद्दा बहुत अच्छा हो सकता है अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में इसकी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं देश को, कि अगर जो एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो पूरा देश इसको इसके अंदर इन्वॉल्व होकर, प्रशासन जो है तंत्र इन्वॉल्व होकर और इसको अच्छे से कराए, तो एक बार में ही 5 साल में जो मौका मिलता है, एक बार में ये सारे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर जो सरकार जो चुनती है पब्लिक जनता, वो काम में लग जाएगी, ताकि किसी और चुनाव के, अभी अक्सर देखा जाता है जैसे कि एक चुनाव खत्म होते हैं और सरकार फिर दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाती है। तो पब्लिक का उसमें बड़ा नुकसान होता है कि भाई बार बार वोट भी डालनी पड़ती है, समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। वो क्या नुकसान है? सरकार का काम, राजनीतिक दलों का काम चुनाव लड़ना ही तो है। अच्छा, उनको समय मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। आज लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, कल वही लोग विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे, परसों वही लोग निकायों के बारे में बात करेंगे। सरकार का नुकसान कुछ नहीं, सरकार का तो काम जैसे टीचर का पढ़ाना है, बच्चों का पढ़ना है, सरकार का काम तो सिर्फ चुनाव तक ही रह जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आम जनता है, आप पब्लिक है, उसका बहुत सा नुकसान होता है। पैसों का भी बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, और जो गली गली में जो लाउड स्पीकर घुमाए जाते हैं 6 महीने हुए नहीं है फिर लाउड स्पीकर गली गली में, उसमें बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आप तो शिक्षा भी हैं, आप ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें कितनी डिस्टर्बेंस होती है, पूरा एक एनवायरमेंट चुनाव में हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव की बात कर रहा होता है। मार्च में अगर चुनाव हो रहे हैं तो परीक्षाओं को सब छोड़ देते हैं, सिर्फ चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव हो रहे हैं, जनवरी में चुनाव हो रहे हैं,
अब परीक्षाओं का समय जनवरी से शुरू हो जाता है, जनवरी में प्रैक्टिकल होने शुरू हो जाते हैं, फरवरी में चुनाव परीक्षा शुरू हो जाती है, मार्च तक चलती है, अप्रैल में एडमिशन शुरू। तो लेकिन उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता उस वक्त। किसी के जबान पे बच्चों की परीक्षाओं की बात ही नहीं होती है, बात होती है तो सिर्फ चुनाव की, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरह माहौल एक चुनाव में ना हो, पूरा का पूरा माहौल कार्य करने की दिशा में हो। बहुत अच्छी बात है। दूसरा यशपाल जी, जैसे हम बात करें कि जब भी चुनाव होते हैं तो उस समय के जो करंट मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चुनाव होते हैं, और उस अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान, उन्हीं मुद्दों के ऊपर पूरा चुनाव घूम जाता है। तो या तो वो जो घटनाएं नेचुरल घटती हैं या वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वो हादसे करवाए जाते हैं। अफवाहें तो बहुत सारी उठती हैं, हम इसको ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसा राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाई राजनीतिक पार्टियां हर तरह की कोशिश करती है चुनाव जीतने की, सत्ता में आने के लिए। शाम दाम दंड सब कुछ अपनाया जाता है राजनीतिक दलों वो ले दे के अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बार ही हो जाएगा जो कुछ करना होगा। तो बार बार ये नहीं है 6 महीने लोकसभा के चुनाव के लिए कोई हादसा हुआ है। 2019 में एक बहुत अफवाह उड़ी थी कि सीआरपीएफ की बस भर के जा रही थी और वो बम से उड़ा दी गई। 40-45 के करीब फौजी मारे गए थे। तो इस तरह की बात चल रही थी, कहां से आरडीएक्स आया, ये तो मंगवाया गया होगा, ये तो बीजेपी ने कराया ताकि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उछल जाए और बीजेपी को फायदा मिल जाए। अगर आप चाहोगे तो इस मुद्दे के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कभी दूसरे इंटरव्यू में। मुद्दा नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इस तरह के मुद्दे चुनाव के दौरान चलते हैं, बहुत हो सकता है कराए जाते हैं, हो सकता है नहीं कराए जाते। ये चीज मैं दावे के साथ नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता होगा, और ये मुद्दा एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है, ये कोई मुद्दा नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक तो जो पार्टियां फंडिंग करती है, मुझे ये फंडिंग का मामला समझ में नहीं आया कि पार्टियों के पास इतने अरबों खरबों रुपए कहां से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। पूरे देश में चुनाव लड़ दिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर दौड़ा दिए जाते हैं, पर्चे बंटवा दिए जाते हैं, पोस्टर पर, लाउड स्पीकर, टीवी पर, यूट्यूब पर, सब जगह ही तो पार्टियों के ऐड आ रही होती है। तो मुझे लगता है कि पैसे जो है पानी की तरह बह रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के पास पैसों की कोई कमी नहीं, कहां से आते हैं? जी। चंदे के द्वारा आते होंगे। आम जनता तो चंदा देते नहीं, देते होंगे अंबानी और अडानी, और या उस तरह के और लोग रहे होंगे जो चंदा देते हैं। तो वो जो चंदा देते हैं, जब सरकार बनने के बाद क्या वो अपनी बातें नहीं बनवाते होंगे? क्या पॉलिसी का निर्माण होता होगा तो पॉलिसी उनके अनुरूप नहीं बनती होगी? तो इससे क्या भ्रष्टाचार की बू नहीं आती होगी कि जो लोग चुनाव में इतना खर्चा कर रहे होते हैं, वो लोग चुनाव जीतने के बाद सरकार पर प्रेशर डाल के अपने अनुरूप पॉलिसी बनवाते हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा आप ये मान रहे हो कुछ कि भाई जो बिजनेसमैन जो हैं, जो चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, जैसे कि अभी पिछले कुछ समय पहले ये मुद्दा उठा था बहुत जोर से कि भाई इतना पैसे उस पार्टी ने, बिजनेसमैन ने, उस कंपनी ने उसको दिए हैं उसको, तो उसके बाद में क्या वो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, क्या सरकार के ऊपर दबाव देके कुछ काम करवाते होंगे? आप ये कुछ सहमत है इस बात से? मैं तो 100% सहमत हूँ। कोई क्यों किसी पार्टी को चंदा देगा? उसकी क्या इंटेंशन है? क्योंकि ये कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा तो है नहीं, ये कोई फौजियों का मामला तो बनता नहीं, सेना का मामला बनता नहीं कि आदमी सहर्ष दान कर दे, या कोई गरीबी का मामला तो बनता नहीं कि सहर्ष दान कर दे। ये तो सरकार का मामला है। उद्योगपति किसी को दान करता है तो वो इसलिए दान करता है कि सरकार बनने के बाद, जब सरकार इनके बन जाएगी तो मैं डबल मुनाफा कराया, मैं फला पॉलिसी में चेंज करा लूंगा और उस चेंज से मुझे फायदा मिल जाएगा, दूसरे लोगों को नुकसान होगा। अच्छा, इसमें जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हम देख सकते हैं कि वो कम हो जाएंगे। जैसे कि एक सांप्रदायिक मुद्दे जो होते हैं, जैसे जाति को लेकर, धर्म को लेकर लोगों को भड़काया जाता है वोट लेने के लिए, एक दूसरे को बीच में गलतफहमियां बढ़ा के उसमें उनको आपस में लड़ाया जाता है, तो वह दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो वो जैसे ही अगर जो इस समय जो जैसे चुनाव चल रहे हैं, अभी 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके कुछ महीने बाद में फिर विधानसभा के चुनाव हो गए। तो चुनाव में इस तरह के मुद्दे जरूर उठते हैं। जैसे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें इस तरह के मुद्दे आए, तो वो जब तक वे घटनाएं ठंडी नहीं पड़ती हैं
तब तक दूसरा चुनाव आ जाता है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये हमेशा उन मुद्दों को सुलगाती रहती हैं, उनको ठंडा नहीं होने देती। अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो एक बार अगर जो कुछ राजनीतिक पार्टियां गड़बड़ करती हैं तो कम से कम 5 साल तक वो ठंडे बस्ते में वो चले जाएंगे, शांत माहौल हो जाएगा। इस बारे में आप क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बात आप ही से पता चली, हालांकि ये कहीं टीवी में या किसी जगह चल नहीं रही, कि ये भी एक मुद्दा है। ये बड़ा अच्छा मुद्दा आप निकाल कर लेकर आए। तो ये असलियत है कि हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक होता है। कितना अच्छा वोट बैंक कि SC ST को ज्यादातर कांग्रेस सोचती है ये मेरा है, मुस्लिम को ज्यादातर कांग्रेस सोचती है कि ये मेरा वोट बैंक है, और हिंदुओं को ज्यादातर सोचते हैं बीजेपी मेरा है। और उसमें से भी फिर समाजवादी पार्टी उन हिंदुओं में से भी कुछ जातियां निकाल कर अपना समझने लगती है। इस तरह ममता बनर्जी, इस तरह दूसरे तमाम दल है। बिहार में भी जो है आज बात चल रही थी, तेजस्वी के भाषण सुन रहा था, तो वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे। नहीं, कुछ ऐसे उस चुनाव के दौरान ये भी बातें देखने को मिलती है कि कुछ लोगों को वोट नहीं डालने दिया है या उनके रास्ते रोक दिए हैं, या तो फिर उसमें कितना फायदा आप देखते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि दूर दराज के जो एरिया है, दिल्ली के आसपास सटे लोगों की बात नहीं करते, दूर दराज के एरिया की बात कई बार टीवी में भी आती है, बहुत इक्के दुक्के बार, ज्यादा बार तो नहीं आ पाती, पर अक्सर होता है ऐसा है, चर्चा चलती रहती है, सुनने में आती है कि SC ST के लोगों को कई बार दूर दराज के गांव में वोट नहीं डालने दिया जाता, वो कहते हटो दूर। और मीडिया भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, अखबार प्रेस टीवी के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते तो उनकी बात भी नहीं उठ पाती। तो ये असलियत है कि जब MP और MLA के चुनाव साथ हो रहे होंगे, निकाय के चुनाव भी साथ हो रहे होंगे, तो ऐसे हालात में तो MP MLA सतर्क रहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जो उसका वोट बैंक है उनको वोट डालने से वंचित न रखा जाए। अक्सर निकायों के चुनाव में ऐसा होता होगा, बड़े चुनाव में ऐसा नहीं होता। निकायों के चुनाव सुना है कि जब सरपंच के चुनाव हो रहे होते हैं, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे, खास तौर पे मैं बात करता हूँ पंचायतों के चुनाव में, तो वहां जो है लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वोट डालने नहीं दिया जाता, ये कहा जाता है कि तुम अलग हटो, हम डाल देंगे तुम्हारी वोट, और उनकी वोट डाल भी दी जाती है। अधिकारियों को भी डराया धमकाया जाता है ऐसे मामलों में। तो आप ठीक कह रहे हो, तो NCR क्षेत्र में तो शायद नहीं होता। यहाँ नहीं है, यहाँ इस तरह के मामले कदापि नहीं आ सकते। यहाँ कोई SC ST नहीं है, यहाँ कोई हिंदू नहीं, सब एक तरह से ट्रीट किए जाते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो यहाँ भी चलता है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये तो मुद्दा बहुत हैवी रहता है, शहरों में ज्यादातर हैवी रहता है, गाँव में ये मुद्दा नहीं होता। अच्छा यशपाल जी, जैसे अभी ये मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है, ये क्या लगता है आपको कब तक ये लागू कर सकते हैं इसमें? क्योंकि मैं बैठा तो हूँ, लेकिन मैं भी हम चर्चा कर रहे हैं तो सवाल मैं भी कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है जैसे कि ये अभी लोकसभा में आज ये बिल लाना था, उनको किसी वजह से उन्होंने टाल दिया है। अब देखते हैं कल कब चर्चा होगी, जब डालेंगे। तो ये जिस तरह से लोकसभा में हंगामा चल रहा है ना, हाँ, उस तरह से तो लगता है कि इस सेशन में तो ये बिल नहीं लाया जाएगा। दूसरा ये जानकारी हमें मिली है कि जैसे चुनाव होता है, चुनाव की फर्स्ट मीटिंग में ही लोकसभा में, तो इस तरह की ये बिल पास करने होते हैं या कराए जाएंगे। तो ये चुनाव तो निकल चुके हैं 2024 के, तो लोकसभा के, अब 2029 के चुनाव आएंगे जब, तब इसके ऊपर सारे की सारी कार्रवाई पूरी होगी। तो इसका मतलब आप ये सोच के चलिए कि 2034 में ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर जो सफल होता है तो उसके बाद में ही ये चुनाव हो सकते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि सिर्फ इन निकाय चुनावों को, पंचायत चुनावों को, इनको भी इससे अलग रखा जाए। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अलग अगर रखने की बात है ना निकाय चुनाव को, हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर ये सारी चर्चाएं हो रही है, जिस उद्देश्य को लेकर ये बिल लाया जा रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर संविधान में बदलाव की बात चल रही है, फिर तो सारा ही उद्देश्य खत्म हो जाता है अगर निकाय चुनाव अलग कर दी जाते हैं। आप केवल और केवल लोकसभा के चुनाव और राज्य के विधानसभा के चुनाव उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सब चीजें तो हटाई दी, आपने राष्ट्रपति के चुनाव हटा दिया, आपने उपराष्ट्रपति के चुनाव हटा दिया, आपने राज्यसभा के चुनाव हटा दिया, आपने विधान परिषद के चुनाव हटा दिए, फिर आपने निकायों के चुनाव भी हटा दिए, फिर आपके पास बचा क्या? केवल और केवल 2 चुनाव। हाँ, तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव। चुनाव होने हैं तो चाहे पंचायत के चुनाव हो, जिला के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा के, लोग सब चुनाव एक साथ, सारे के सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, तब उसका कुछ फायदा हो सकता है। नहीं तो फिर राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक गलियारों में सारी की सारी बातें सेम ही रहेगी। जब निकाय के चुनाव होंगे तो मुद्दे फिर उठेंगे, फिर मुद्दे फिर उठेंगे, तो फिर वो सामाजिक सद्भावना की बात की जा रही है कि भाई
वो सामाजिक सद्भावना बन जाएगी, वो भी बात नहीं होती। खर्चे की बात कर जा रहे तो खर्चा निकाय के चुनाव में भी लगेगा। तो फिर 2 बार में ही चुनाव होने होते हैं या 3 बार में ही चुनाव होने होते हैं, फिर तो उसका कोई औचित्य नहीं बचता इस कानून का। मतलब हमारा निकाय के चुनाव साथ ही होने चाहिए, उसी दिन होने चाहिए जिस दिन एमपी के चुनाव हो रहे हैं, उसी दिन होने चाहिए जिस दिन राज्य के विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। तो बस कुल मिला के बात यही है, हम इस बारे में हम यही कह सकते हैं कि अगर जो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, तो 1 इलेक्शन का मतलब कि सारे इलेक्शन एक साथ करा देने चाहिए सरकार को। और अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है, अगर जो अभी से ही चर्चा को सही दिशा में ले जाते हैं तब जाके 2034 में ये होगा। अगर तो ये अभी भटक गए तो ये समझ लो कि 2039 में बात चली जाएगी। एक विषय और जो हम जो बहुत अहम विषय जो चल रहा है उस पर बात करना कि जो पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। ये इलेक्शन मोड वाली बात मतलब मेरी समझ में नहीं आई कि आपको इलेक्शन मोड में रहना ही चाहिए, क्योंकि आप एक लोकतंत्र का हिस्सा हो। आपको हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि आपको हमेशा जनता के बीच ही रहना है, आपको हमेशा जनता के समर्थन में ही काम करना है, उसके पक्ष में ही काम करना है। आप ये क्यों सोच के चलते हैं कि आपको जनता के खिलाफ काम करना है? भाई आप 5 साल का समय मांग रहे हैं, आप कहते हैं मुझे काम करने का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? क्योंकि आप उड़ीसा के चुनाव आ गए, अब बिहार के चुनाव आ गए, अब बंगाल के चुनाव आ गए, अब यूपी के चुनाव आ गए, राजस्थान के, इनमें ड्यूटियां लगाती है पर ये राजनीतिक पार्टियां। भाई चाहे हरियाणा के नेता हैं, अगर जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो सीनियर नेता जो है हरियाणा के, उनको चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो या कोई और बड़े नेता हो, उनको वहां पे ड्यूटी उनकी लगा दी जाती है। दिल्ली के जब चुनाव हो रहे होते थे, दिल्ली विधानसभा के चुनाव, तो मुझे याद है कि दिल्ली विधानसभा में ऐसा कोई भी बीजेपी शासित राज्य ऐसा नहीं था जो दिल्ली में मौजूद नेता ना हो। वहां के नेता ही नहीं, सारे एमएलए, सारे मंत्री, सब के सब दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। तो लोग कहने लगे थे कि दिल्ली में तो इतने वोटर नहीं है जितने वोट मांगने वाले आ गए। और वोट मांगने वाले भी मंत्री और एमएलए आ गए। सही बात। तो बहुत लोग आ गए थे। तो राजनीतिक पार्टी पूरा तामझाम झोंक देती है, पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर झोंक देती है, पूरा पैसों का अमला झोंक देती है और पूरी अपनी मैन पावर लगा देती है। तो जब चुनाव हो रहे होते हैं तो अच्छा रहेगा, खैर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो जाता है तो इससे राजनीतिक पार्टियां या सरकारें हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहेंगी, फिर काम करने के मोड में आ जाएगी। दूसरा, इससे खर्चा बचेगा, ऐसा भी बोला जा रहा है, खर्चा बचेगा। बिल्कुल कि चुनाव कराने के दौरान बहुत भारी मात्रा में खर्चा होता है चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग को पैसे सरकार ही देते है चुनाव कराने के लिए। तो अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी विपक्षी दल के नेता का, तो उन्होंने कहा कितने पैसे खर्च होते हैं। उनका 4,500 करोड़ के करीब पैसे खर्च होते हैं, 4,500 करोड़। तो 4,500 करोड़ तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 4,500 अगर हम चुनाव, ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो चुनाव आयोग का खर्चा आता है। और जो राजनीतिक पार्टी खर्च करती है अपने विधायकों पर या अपने सांसदों को जितवाने के लिए, जो उम्मीदवारों को जितवाने के लिए, वो अलग होता है। उसके बाद अलग होता है जो कैंडिडेट खुद खर्चा करता है। चलो हम सरकारी खर्चे की बात कर लेते हैं, तो सरकारी खर्चा तो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लगता। चुनाव में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, इतने पैसे खर्च होने ही होंगे। अगर आप एक साथ कराएंगे तो भी और अलग अलग कराएंगे तो भी, तो 19-20 का ही कोई आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम आपको ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, कर्मचारी आपको ज्यादा डिप्यूट करने पड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ आपका खर्चा बच जाए, नहीं तो चीजें तकरीबन सेम ही रहेगी। हाँ, वो खर्चे बच जाएंगे जो राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए खर्चा करती है। तो उसी टाइम पे ही जो खर्चा करना होगा वही एमपी के लिए, वही एमएलए के लिए, वही निकायों के लिए साथ ही खर्च हो जाएंगे, तो ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए अंबानी और अडानी से ज्यादा पैसे चंदे में नहीं लेने पड़ेंगे। तो ज्यादा पैसे नहीं लेने पड़ेंगे तो फिर उनकी ज्यादा बात नहीं मानी जाएगी। यानी पॉलिसी बनाते वक्त आम जनता का ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना सरकारें इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, चाहे सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार, सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं जो अडानी और अंबानी को इग्नोर कर दे। पॉलिसी बनाते वक्त उन लोगों की राय अवश्य ली जाती होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। क्यों ली जाती होगी? क्योंकि इतने भारी भरकम पैसे खर्च किए जाते हैं। जब वो लोग पैसे खर्च करते हैं तो उनको इग्नोर किस तरह किया जाता है? अगले चुनाव में फिर उन्होंने खर्च करवाना है। अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इस तरह
150 लोग होंगे जो बहुत बड़ी मात्रा में चंदा देते होंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी भी बनवाते होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब सरकार इतने प्रेशर में रहती है तो वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, उस पर भी प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, फिर जनता के पक्ष में कानूनों का निर्माण होगा और नियमों और उप नियमों का जनता के पक्ष में ख्याल रखा जाएगा। तो बहुत धन्यवाद निरावर जी, आज आप यहाँ उपस्थित हुए, एक सकारात्मक चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन पर, और उम्मीद है कि जनता इस पर और राय कायम करेगी कि किस किस तरह से ये ठीक है, किस तरह से गलत है। उम्मीद है कि इस तरह की सकारात्मक चर्चा हम करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। जी जी तो इस सकारात्मक चर्चा में आप भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे। जी जी। धन्यवाद, नमस्कार।